Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part second of Indian Constitution. ठीक है, सोशल साइंस का सिविक्स का ये सेकंड चैप्टर नंबर 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका पार्ट 2 आज हम कवर करेंगे. लेट्स बिगिन. तो लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम हैं पेज नंबर 8 पे. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन डेट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी. तो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, उसका दूसरा फंक्शन समझ रहे हैं हम, इज़ टू इंश्योर डेट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट अदर. कोई भी डोमिनेंट ग्रुप अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी दूसरे लेस पावरफुल पीपल या ग्रुप के अगेंस्ट. ठीक है, अगर कोई लोग ज़्यादा पावरफुल हैं वो किसी को भी जो कम पावरफुल हैं या उनसे गरीब लोग हैं उन्हें दबा नहीं सकते अगर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, वहाँ पर संविधान है. तो एक स्टोरी है यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, उस स्टोरी के बेसिस पे हम ये बात को समझते हैं. द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम. देखो एक क्लासरूम की सिचुएशन है, इसके बेसिस पे हम इस जो फंक्शन है ये वाला इसको समझते हैं. द गेम पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन. गेम पीरियड स्टार्ट होने वाला था और जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं ये डिसाइड कर रहे थे कि आज वो क्या खेलने वाले हैं. तो गर्ल्स बोलती हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज. आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं. हम हमेशा कोई भी गेम खेलते थे लेकिन आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं फॉर अ चेंज. ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज़ जो है इनका मन होता है कि हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट. तो ग्राउंड एक ही था, तो इनके बीच में ये हो रहा था कि आज ये चाह रहे थे कि बास्केटबॉल खेलें और बॉयज़ चाह रहे थे कि क्रिकेट खेला जाए. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स. ठीक है, जो टीचर हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या गेम खेला जाए. ठीक है, शो ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है, अपने हाथ खड़े करना होंगे और जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग गेम खेला जाएगा. तो जैसे ही उनसे हाथ खड़े कराए गए, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा थे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट ग्रुप हो गया. जो ज़्यादा होते हैं नंबर्स में उन्हें कहा जाएगा डोमिनेंट ग्रुप. तो जब बॉयज़ ज़्यादा हो गए, डोमिनेंट ग्रुप थे, तो उनके हाथ ज़्यादा खड़े हुए होंगे. तो जो टीचर ने ये डिसाइड किया, देखो बॉयज़ कहते हैं कि हम जीत गए. ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास. तो गर्ल्स कहती हैं कि ऑब्वियसली तुम ही जीतोगे क्योंकि तुम ज़्यादा हो, क्योंकि हर क्लास में तुम देखते होगे कि बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो जीत जाते हैं. तो यहाँ पर गर्ल्स आपस में बात कर रही हैं, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी. गर्ल्स बोलती हैं कि हमें हमेशा वो काम करना पड़ता है जो कि बॉयज़ करना चाहते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं. मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हैं. ठीक है, मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजंस सो डैट आवर विशेस आर आल्सो हियर्ड. और हमारे जो टीचर हैं, जो मैम हैं, उनको कुछ और तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए था ताकि हमारी भी विशेस को पूरा किया जा सके, हमें एक फेयर चांस मिल सके. क्योंकि यहाँ पर तो फेयर चांस मिला ही नहीं, बॉयज़ तो ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली जो बॉयज़ कहेंगे वही बात मानी जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये विद्रोह अपना रख रहे हैं. ठीक है, तो जो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर मौका मिलता है. ठीक है, कोई भी डोमिनेंट ग्रुप कभी भी किसी छोटे ग्रुप को मतलब उसके विशेस को दबा नहीं सकता. सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू. जो ऐसी जैसी सिचुएशन इस स्कूल में आई है, इसी तरीके की सिचुएशन किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी आ सकती है. वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजंस. जहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो अपने जो डिसीजंस हैं वो दूसरे लोगों पे, जो माइनॉरिटी में लोग हैं, जो लोग कम हैं, मेजॉरिटी में क्या कौन लोग होते हैं, जो ज़्यादा होते हैं, और माइनॉरिटी में कौन लोग होते हैं, जो कम हैं, उनके ऊपर अपने डिसीजंस थोप सकते हैं एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. और उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनका इच्छा हैं, वो ख़त्म कर सकते हैं. और जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, जो वो करना चाहते हैं सिर्फ वो करेंगे वो. ठीक है, एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी. देखो
हर एक सोसाइटी जो है वो दबी हुई है किससे? मेजॉरिटी से। जो लोग मेजॉरिटी वाले काम करना चाहते हैं वो ही करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किस तरीके से हेल्प करता है? संविधान हेल्प करता है जो माइनॉरिटी में लोग हैं वहाँ पर कुछ ऐसे कानून लिखे गए हैं कि माइनॉरिटी को कभी भी दबाया ना जाए और उनको भी वो सारे हक मिलें जो वो चाहते हैं, जो वो काम करना चाहते हैं उनको भी वो अधिकार मिलें। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। और एक और कारण है हमें कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में होना चाहिए कि जो ये डोमिनेशन है मेजॉरिटी लोगों का ओवर द माइनॉरिटी ये कम हो सके, ये ख़त्म हो सके। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। ठीक है, तुम्हें ये वर्ड मिलेगा बार बार, डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब होता है किसी का दबदबा। ठीक है, तो जो डोमिनेटिंग है यहाँ पर देखो, जो दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी जो दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रही है। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, इसे कहा जाएगा। देखो समझो, अगर हिंदू ज़्यादा हैं, ठीक है, और मुस्लिम कम हैं, तो हिंदुओं को क्या कहा जाएगा? मेजॉरिटी। और इसको क्या कहा जाएगा? माइनॉरिटी। तो एक कम्युनिटी ज़्यादा है दूसरी कम्युनिटी से, तो इसे क्या कहा जाता है? इंटर कम्युनिटी। ठीक है, और इंट्रा कम्युनिटी उसमें होता है कि अगर किसी की कास्ट ज़्यादा है, जैसे कास्ट वाले लोग ज़्यादा, जैसे ब्राह्मण से मान लो तुम ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द किसी एरिया में, एज़ कम्पेयर टू द कोई और दूसरी कास्ट, ठीक है, या दलित, कोई भी कास्ट, तो सॉरी ब्राह्मण्स में भी एक ही कम्युनिटी में कोई लोग ज़्यादा हों और कुछ लोग कम हों। हिंदुओं में ही एक कम्युनिटी ज़्यादा हो, जैसे ब्राह्मण्स ज़्यादा हों, बाकी दूसरे जो लोग हैं वो कम हों, तो इसे कहा जाता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। मतलब उसी के अंदर, कास्ट के रिलीजन के अंदर ही एक ही कम्युनिटी के अंदर दो ग्रुप बने हुए हैं, एक मेजॉरिटी में है एक माइनॉरिटी में, तो उसे क्या कहा जाएगा? इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक है, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम तीसरा फैक्टर समझ रहे हैं, पेज नंबर 9 पे आ चुके हैं हम लोग। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ठीक है, हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप से बचाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। दिस में साउंड स्ट्रेंज, बट व्हाट इज़ मेंट बाय दिस इज़ दैट वी माइट एट times feel strongly about an issue that might go against our larger interests and constitution help us guard against this। ठीक है, देखो ये थोड़ा अजीब सा तुम्हें लगेगा, अजीब सा रीज़न है कि हमें अपने आप को खुद से बचाना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हेल्प करता है हमें अपने आप से बचाने के लिए। किस तरीके से? ये थोड़ा स्ट्रेंज भी है, बहुत अजीब सी बात है, पर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है, बहुत सारे टाइम्स हमें ये फील होता है अबाउट एन इशू डेट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट। हमें लगता है कि ये काम सही है, लेकिन जब हम पूरे सब लोगों के लार्जर प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो वो बात हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाती है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वो हमें हेल्प करता है हमारे इंटरेस्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है, यानी सब लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, किसी एक इंसान के इंटरेस्ट पे कभी भी रूल्स नहीं बनाए जाते। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मदद है कि वो तुम्हारे अकेले के इंटरेस्ट पे काम नहीं करेगा, वो सारे लोगों के इंटरेस्ट पे काम करेगा। तो इससे क्या होगा? तुम्हें बचाया जा सकेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसमें तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या है। देखो, शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीज़न टू मेक। यानी जो शबनम है उसके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, उसे एक डिसीज़न लेना है। क्या डिसीज़न की बात हो रही है यहाँ पर? ये है शबनम, तुम्हें यहाँ पर ये दिख रहा होगा।
आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट। कल मेरा टेस्ट है और उसको 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, और अभी मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम चल रहा है। आई एम डाइंग टू वॉच इट, और मुझे इसे देखना है। बट इफ़ आई डू डैट आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न। और अगर मैं टीवी देखने बैठ गई तो मैं चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाऊँगी। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन इसके दिमाग में चल रहा है शबनम के। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। शबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड? शबनम, तुम इतनी वरीड क्यों दिखाई दे रही हो? तो यहाँ पर शबनम बोलती है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो। मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है लेकिन कल मेरा टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल आल्सो वॉन्ट टू वॉच। अगर तुम सब लोग टीवी देखोगे तो मेरा भी मन करेगा कि मैं भी टीवी देखूं। आई हैव एन आइडिया, व्हाट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट। अगर मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम सब लोग टीवी नहीं देखोगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा कि मैं टीवी देखूं। ठीक है, देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड। तो मुझे मतलब मेरा मन नहीं करेगा इससे कि मैं टीवी देखूं और मैं रिवीजन कर पाऊंगी। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी। और जब वो अगले दिन एग्ज़ाम दे रही है तो उसने टीवी नहीं देखा और रिवीजन किया। तो जब वो एग्ज़ाम दे रही थी तब उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी। ये अच्छी बात हुई कि मैंने टीवी नहीं देखा। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स, और लास्ट 2 चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन थे और उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत जगह पे हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें कि हम कोई ऐसे डिसीजन ना ले लें जो कि कंट्री को नुकसान करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल डैट मैनी पीपल वो लिव इन अ डेमोक्रेसी। एक एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग जो कि डेमोक्रेसी में रहते हैं, वो लिव इन अ डेमोक्रेसी, माइट कम टू अ स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो एक्रीमोनियस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। ठीक है, कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है किसी हमारे देश के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। तो हमें शायद एक डिक्टेटर की ज़रूरत है जो कि हमें सही रास्ते पे ले आए। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन they might not realize that in a long run dictatorial rule goes against all their interest। लेकिन जो ये इमोशन है कि हमें सही रास्ते पे लाया जाना चाहिए, ये लॉन्ग रन यानी लंबे समय के लिए सही नहीं है। क्योंकि कोई भी डिक्टेटोरियल रोल, डिक्टेटोरियल का मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो कि अपनी मर्जी से रूल चलाए, उसे कहा जाता है डिक्टेटोरियल रूल। ठीक है, तो अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से रूल चलाएगा, तुम्हारे ऊपर रूल को अप्लाई करेगा, ज़बरदस्ती तुमसे कोई काम करवाएगा, तो वो ज़्यादा समय नहीं चल पाएगा और तुम भी इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज whims टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। और एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान कभी भी इसको अलाउ नहीं करता इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। ठीक है, अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा किसी भी देश के अंदर तो वो हमेशा गारंटी करेगा, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी डिक्टेटर आके तुम्हारे ऊपर रूल नहीं कर सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, चाहे वहाँ पर डेमोक्रेसी हो या ना हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा तुम्हें गारंटी देता है कि वो तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। तो इन सारे डिस्कशन से हमें ये बात समझ में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये वाला जो टेबल है इसको हम अब डिटेल में समझेंगे। लेट अस रिकेप द reasons why the constitution plays an important role in a democratic society by recalling the constitutive rules that you have read
अबाउट थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने देखे, ठीक है, और उनसे हमें क्या सीखने को मिला वो यहाँ पर कंस्टिट्यूटिव रूल्स के थ्रू हम समझते हैं। देखो पहला जो है एग्जाम्पल वो ये है, द पीपल ऑफ नेपाल आर राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ अ पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। देखो पीपल ऑफ नेपाल आर राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था आफ्टर द सक्सेस ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर अ डेमोक्रेसी। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इससे हमें क्या समझ में आया, क्या फंडामेंटल रूल निकाला हमने, इससे हमें ये बात समझ में आई, इट लेज डाउन आइडियल्स डेट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री डेट वी वांट टू लिव इन। उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया था, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया था ताकि जिस तरीके की कंट्री में वो रहना चाहते हैं उसके लिए कुछ आइडियल्स, कुछ नए कानून वो खुद बना सकें। तो अपने जैसी कंट्री, जिस तरीके की कंट्री में वो रहना चाहते थे उस तरीके की कंट्री के लिए नया कानून चाहिए था, इसलिए उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बाकी जो 3 एग्जाम्पल्स है उसको मैं अभी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ तुम्हें इसे नोट डाउन भी करना है। देखो तो पहला एग्जाम्पल हमने समझ लिया था। दूसरा एग्जाम्पल है सुरेश, ये तुम्हें लिखना है कॉपी में, ठीक है, याद रखना। सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिकअप्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट। जो सुरेश है उसने अनिल को ज़बरदस्ती फंसवाया था ना क्लास टीचर से बोलकर, तो उससे हमें क्या समझ में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स द मिसयूज़ ऑफ पावर। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमेशा प्रिवेंट करता है मिसयूज़ ऑफ पावर, कोई भी अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, और अपनी पावर ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकता, किसी के ऊपर भी थोप नहीं सकता, ठीक है। तो ये है इसका रूल। द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज़ आर इन मेजॉरिटी इन इस क्लास। जो गर्ल्स हैं उनको बास्केटबॉल खेलने नहीं दिया गया, किस कारण से, क्योंकि बॉयज़ जो थे वो मेजॉरिटी में थे और गर्ल्स जो थी वो माइनॉरिटी में थी। इससे हमें क्या समझ में आता है, इट प्रिवेंट्स पॉसिबल डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी। अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होंगे, फंडामेंटल रूल्स होंगे, तो वो डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी नहीं होने देंगे, एंड गिव रिकॉग्नाइजेशन टू द माइनॉरिटीज़, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देंगे वो, ठीक है। शबनम अगला जो है, देखो थर्ड पॉइंट से ये तुम्हें समझ में आता है कि डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी नहीं हो पाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो, और माइनॉरिटीज़ की भी वैल्यू की जाएगी। अगला है शबनम डिसाइड टू रिवाइज हर चैप्टर इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। शबनम ने क्या किया, टीवी देखने की वजह रिवाइज किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी करता है फ्रीडम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम, लिबर्टी एंड राइट्स टू ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फ्रीडम की, लिबर्टी की, लिबर्टी का भी मतलब फ्रीडम ही होता है, ठीक है, और राइट्स देता है, सबको बराबर के राइट्स देता है। इट अलाउज अ पर्सन टू चूज एंड लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। तो हर एक इंसान को उसकी चॉइस करने का अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हैं हमारे 4 रूल्स। इस पे बेस्ड एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसे समझते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपल फ्रॉम every society irrespective of their social, religious, economic and cultural background have a direct role in electing their representatives who form the government। तो आपको पता ही है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग सोसाइटी के लोग होते हैं, अलग रिलीजन के लोग होते हैं, अलग इकोनॉमिकल फैक्टर्स होता है, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है। इकोनॉमिकल फैक्टर का मतलब होता है पैसे कितने किसी लोगों के पास, और कल्चरल बैकग्राउंड भी उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट रोल है उनका रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, और उसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला पॉइंट अभी हमने समझा था, डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी गाइडलाइंस देता है डेट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द वेरियस सोसाइटीज ऑफ द कंट्री, ठीक है।
इट लेज आउट द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस डैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द वेरियस सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। जैसे जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, और क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करती है, बहुत सारी गाइडलाइंस बताती है ना कि कैसे रहना है तुम्हें, कौन सी दुकान कब खुलेगी, क्या है, ये सारी गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी होती हैं। ठीक है, कि कोई भी सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगी। इट लेज डाउन द आइडियल्स डेट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री डेट इट्स सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। तो ये बताता है कि किस तरीके से लोगों को रहना है किसी भी कंट्री के अंदर, तो वो रूल्स कौन सेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। इट सर्व्स एज एसेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एज द बेसिस बाय विच द कंट्री हैज़ टू बी गवर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा होता है, रूल्स लिखे होते हैं, प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से कोई कंट्री को कैसे चलाया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स रूल्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटीज। कोई भी डोमिनेशन नहीं हो, कोई भी किसी के ऊपर, जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो कभी भी किसी भी माइनॉरिटी के लोगों को दबाएं ना, इस तरीके के रूल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर दिया जा सके, उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा सके। अगला पॉइंट है, इट लेज डाउन रूल्स डेट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, मिसयूज जो पावर का कभी भी कोई पॉलिटिकल लीडर ना करे, इसकी भी गारंटी कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है, जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी गारंटी करता है। ठीक है, अगला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें नोट डाउन करना है। लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द टू डॉक्यूमेंट गिवन बिलो। द फर्स्ट कॉलम इज फ्रॉम द 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो नेपाल का केस याद करो तुम, यहाँ पर उसी का डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1990 में बना था, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है जब 2006 में नई गवर्नमेंट बनी, डेमोक्रेसी आ गई नेपाल के अंदर, उस टाइम का नया कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन है, इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को तुम्हें पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स को समझना है। जैसे आर्टिकल नंबर 35, एग्जीक्यूटिव पावर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मैजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, आर्टिकल नंबर 35 जो कि 1990 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, संविधान में लिखा था। आर्टिकल्स होते हैं जैसे चैप्टर्स होते हैं ना, उस तरीके से होते हैं आर्टिकल्स। जैसे तुम्हारी बुक में चैप्टर्स हैं, उसी तरीके से आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 35 ये कहता है एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होनी चाहिए। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है किसी भी देश के अंदर हेड कौन होगा, उसके जो उसका मुखिया होगा वो कौन होगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, जो उस टाइम पे नेपाल कंट्री थी, उसको बोला जाता था किंगडम ऑफ नेपाल। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होगी, नेपाल की। शैल बी वेस्टेड इन हिज मैजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है नेपाल की, वो किसके पास होगी, उसकी मैजेस्टी का मतलब यहाँ पर है राजा के हाथ में, और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। ठीक है, अब हम 2007 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, एंट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको समझते हैं। आर्टिकल नंबर 37 में एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में क्या लिखा हुआ है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है अब नेपाल की, वो किसके हाथ में चली गई, केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। ठीक है, पहले किसके हाथ में थी, दोनों के, राजा के हाथ में भी और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में भी। लेकिन अब तो यहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो अब सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में ही उसकी पावर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन वूज एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। तो तुम्हें ये बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। कीपिंग दिस इन माइंड, व्हाट डू यू थिंक नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। तो ये तुम्हें पहले इन दोनों आर्टिकल्स को समझ के ये बताना है कि नेपाल को नया कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल इन 1990 एंड 2007,
जो डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल इन 1990 और 2007 के, वो क्या डिफरेंस है? इन 1919 द एग्जीक्यूटिव पावर वाज वेस्टेड अमंग मैजेस्टी एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में थी? मैजेस्टी और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। पर 2007 में वेस्टेड ओनली टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में थी। तो ये है इसके बीच का डिफरेंस। यस आई थिंक दैट इट नीड्स टू बी चेंज्ड एज नेपाल इज नो लॉन्गर नाउ अ मोनार्की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें उसको बदलने की ज़रूरत थी, क्योंकि नेपाल अब मोनार्की नहीं रहा था, राजाशाही नहीं रही थी। यहाँ पर मोनार्की मतलब राजाशाही, और मोनार्क को बोला जाता है राजा। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री नाउ, और नेपाल क्या बन चुकी है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी न्यू रूल्स आर टू बी मेड दैट शुड बी मोर फेवरेबल फॉर द पीपल। और डेमोक्रेसी के अंतर्गत नए कानून बनने चाहिए जो कि लोगों के लिए होने चाहिए, लोगों के फेवरेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस तुम्हें आज नोट करने हैं। आगे का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।